हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो ब्लॉटिंग टेक्निक्स का पार्ट 1 मैंने वीडियो लास्ट डे अपलोड किया था, आपने आई होप उसको देख लिया होगा। ये वीडियो पार्ट 2 है जहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक ब्लॉटिंग टेक्निक पर का डिस्कशन करूंगी। वो ब्लॉटिंग टेक्निक है सडन ब्लॉटिंग। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे सडन ब्लॉटिंग की। सडन ब्लॉटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, लैब में आप इसे कैसे परफॉर्म करते हो, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको डायग्राम्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगी। तो जो सडन ब्लॉटिंग थी उसको उसको सडन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। मल्टीपल बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसे डेवलप किया था ई एम सदर ने 1975 में। तो ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये ई एम सदर की फोटो है। इन्होंने ही इस तकनीक को डिस्कवर किया था और इन्हीं के नाम पे इस तकनीक का नाम भी रखा गया था। अब जो सडन ब्लॉटिंग होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करना रहता है। सेपरेट करना रहता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब जब आपको पता है कि साइज के बेसिस पे आपको डीएनए को सेपरेट करना है, तो आप एक टेक्निक बहुत कॉमन है जिसे हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स जो आपने डीएनए आइसोलेट किया है उसको डीएनए की साइज के बेसिस पे आप उसको सेपरेट करोगे और उसके लिए आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। जब आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया, आपके जेल पे सारा डीएनए आ गया, सेपरेट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। इसके बाद आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफर करोगे ऑन अ मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन भी हो सकती है, नायलॉन की मेम्ब्रेन भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें से आपको जो भी मेम्ब्रेन वहां पे आपके लैब में अवेलेबल है, आप उस मेम्ब्रेन का यूज करोगे और वहां पे जेल से आप ट्रांसफर करोगे अपने डीएनए सेगमेंट्स को उस मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, डीएनए को ट्रांसफर करने के बाद आप हाइब्रिडाइज करोगे लेबल्ड डीएनए प्रोब को। ओके, प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन क्यों जरूरी है? ताकि आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कौन से डीएनए के सेगमेंट की स्टडी करनी है। तो आप हाइब्रिडाइज करोगे। अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइम में आप ऐसे प्रोब को डिजाइन करोगे जो कि आपके टारगेट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हो, उसके स्पेसिफिक हो। ठीक है, अगर आपका टारगेट प्रेजेंट है तो वो प्रोब वहां पे जाके बाइंड कर लेगा और आपके सिग्नल को डिटेक्ट कर लेगा। तो ये पर्पस होता है ब्लॉटिंग टेक्निक में। ठीक है, अब बताती हूँ ब्लॉटिंग टेक्निक्स में कौन कौन सी ब्लॉटिंग मैकेनिज्म काम करती हैं। तो ये चीज मैंने पहले पार्ट में डिस्कस नहीं करी थी, मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट पार्ट जब बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया कि आपको मल्टीपल ब्लॉटिंग मैकेनिज्म को समझना है। तो ब्लॉटिंग जो होती है ना, वो इन 4 तरीकों से होती है। पहला क्या है, कैपिलरी ब्लॉटिंग होता है। दूसरा क्या होता है, वैक्यूम ब्लॉटिंग होता है। तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग होता है। और तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होता है, सेमी ड्राई इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन फॉर्म रहता है कैपिलरी इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग या फिर इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग। ठीक है, तो कैपिलरी ब्लॉटिंग में क्या होता है कि आपको पता है कि डीएनए का जो मूवमेंट होता है वो कैपिलरी फोर्स के थ्रू होता है। इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग में क्या होता है कि हाँ, वहां पे कैपिलरी फोर्स ना लग के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जहाँ पे डीएनए जो होता है वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है। बेसिकली वहां पे एनोड कैथोड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मेम्ब्रेन को ऐसे सेट किया जाता है कि एक साइड पे एनोड होता है, दूसरे साइड पे कैथोड होता है। तो डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है और ब्लॉटिंग में वो मेम्ब्रेन पे आके पूरी तरह से चिपक जाता है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे एक्चुअली मेम्ब्रेन पे प्लॉटिंग होती है। तो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लिया आपने अग्रोस जेल के थ्रू। ठीक है, वहां पे डीनेचर हो गया, ट्रांसफर हो गया, इमोबिलाइज हो गया मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन आपने कौन सी यूज करी, या तो नाइलोन यूज करोगे या तो नाइट्रोसेलुलोज यूज करोगे। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने टारगेट डीएनए को डिटेक्ट करना है। अब वो डिटेक्शन कैसे कैसे करोगे, तो डिटेक्शन आप करते हो रेडियो लेबल्ड प्रोब से। प्रोब आपने डिजाइन करा, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप प्रोब डिजाइन कर रहे हो वो कैसे होनी चाहिए, वो रेडियो लेबल होने चाहिए ताकि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर पाओ अपने डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए का। ओके, जब नाइट्रोसेलुलोज पेपर आप यूज करते हो तो इमोबिलाइजेशन ऑफ डीएनए अकर होता है नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे थोड़ा चीजें क्रिटिकल हो जाएंगी तो आपको ध्यान से सुनना है कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इमेजिन आपने एक मेम्ब्रेन ले ली, इसको हमने बोल दिया ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है। अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में आके आपका डीएनए बैठेगा, यानी कि बाइंड करेगा। तो वो डीएनए और मेम्ब्रेन का जो इंटरैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन होता है। अब ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन होता है ना, ये आफ्टर बेकिंग होता है और बेकिंग का टेम्परेचर कितना रहता है, 80 डिग्री सेल्सियस रहता है फॉर 2 आवर्स के लिए। अब आपको समझना होगा कि व्हाट इज बेकिंग। बेकिंग क्या होता है, तो आफ्टर द डीएनए इज ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन इट कैन स्टिल वॉश अवे।
अब आपने इमेजिन आपने अपनी मेम्ब्रेन पे पूरा डीएनए ट्रांसफर कर लिया। मतलब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि वो मेम्ब्रेन से डीएनए पूरा इधर-उधर हो जाए या इधर-उधर गिर जाए या कैसे भी करके स्पॉइल हो सकता है आपका सैंपल। तब आप क्या करोगे? आप बेकिंग टेक्निक का यूज़ करोगे। बेकिंग क्या होती है? बेकिंग ड्राई कर देती है, आपके डीएनए की जो बाइंडिंग होती है उसको टाइट कर देती है नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन से। ओके, तो आपने बेकिंग कर लिया यानी 80 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर दिया 2 घंटे के लिए और आपका डीएनए फिक्स हो गया आपकी मेम्ब्रेन पे। और आपने हाइब्रिडाइज़ेशन करा लिया और उसके बाद वॉशिंग कर दी। वॉशिंग क्यों करी? ताकि अनवांटेड प्रोब्स जो है वो बाहर चले जाएँ और जो वांटेड प्रोब्स हैं, जो स्पेसिफिक प्रोब्स हैं, वही आपकी मेम्ब्रेन आपके स्पेसिफिक डीएनए पे जाके बाइंड हो जाते हैं। अब मैं आपको एक ईज़ी वे समझाती हूँ ताकि आपको चीज़ें ईज़िली ग्रैप अप हो जाएँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डीएनए को आइसोलेट करोगे, इसके बाद आप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करोगे यानी कि डीएनए को छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स में बाँटोगे, काटोगे। ठीक है? इसके बाद आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आपने जेल में साइज़ के अकॉर्डिंग अपने डीएनए को सेपरेट कर लिया, ले आए। इसके बाद आप क्या करोगे? डीनेचुरेशन करोगे यानी कि आपको अब इस जेल से भी अपने डीएनए को आइसोलेट करना है। फिर आपने क्या किया? नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे अपने डीएनए के सेगमेंट को ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद फिक्सेशन कराने के लिए आपने बेकिंग करी ताकि आपका डीएनए इधर-उधर गिर ना जाए, कहीं भाग ना जाए, तो आपने बेकिंग भी कर लिया। बेकिंग करने के बाद आप हाइब्रिडाइज़ेशन करोगे, प्रोब्स की बाइंडिंग कराओगे। जब प्रोब्स आप मल्टीपल तरह के प्रोब्स आप डालोगे तो उसमें से कुछ प्रोब्स बाइंड होंगे, कुछ प्रोब नहीं बाइंड होंगे। तो जो प्रोब नहीं बाइंड हुए हैं, उनको हटाने के लिए आप वॉशिंग एंड डिटेक्शन करोगे। फिर जो प्रोब्स बाइंड हो जाएँगे, उनका डिटेक्शन करके आप आइडेंटिफ़ाई कर लोगे कि आपका डिज़ायर्ड सेगमेंट है या नहीं है या कितने बेस पेयर का है या आपके पेरेंट डीएनए से मैच हो रहा है या नहीं। तो यही सब पर्पज़ होता है ब्लॉटिंग का। अब एक बार पिक्चर के थ्रू चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपने प्यूरिफाइड डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए का डाइजेशन कराया। फिर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू डीएनए को मल्टीपल साइज़ में सेपरेट कर लिया। इसके बाद आपने उसको नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कराया। इसके बाद आपने थोड़ी देर बेकिंग करी, हीट दिया ताकि आपका डीएनए उसमें फिक्स हो जाए। डीएनए जब फिक्स हो जाता है तो उसके बाद आप इसमें प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन कराते हो। हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद आपने वॉशिंग कराई और इसके बाद आपने विजुअलाइज़ेशन के थ्रू अपने डीएनए को डिटेक्ट कर लिया। तो इसी तरह से सदर्न ब्लॉटिंग काम करती है। हमेशा ध्यान रखना कि जब सदर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो हमेशा आप किसकी ब्लॉटिंग करा रहे हो, डीएनए की ब्लॉटिंग करा रहे हो। इसमें आप आरएनए या प्रोटीन्स का कुछ लेना-देना नहीं होता है। अब सडन ब्लॉटिंग की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो सडन ब्लॉटिंग का सबसे क्रूशियल एप्लीकेशन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। आप अपने पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हो, मैच करा सकते हो डीएनए के सेगमेंट्स को। हालाँकि आज के टाइम में काफ़ी हाई क्वालिटी की प्रोफाइलिंग होती है, बट पुराने टाइम में ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू ही चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया जाता था। इसी तरह की जेनेटिक डिसीज़ को आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, उसको डिटेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग के प्रोब्स को डिज़ाइन करके जीन मैपिंग कर सकते हो। आरएफएलपी एनालिसिस सबसे क्रूशियल पार्ट होता है जब आप सडन ब्लॉटिंग की बात करते हो। तो फिर पैटर्निटी एंड फोरेंसिक एनालिसिस में ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो। उसके बाद बात करते हैं, हर एप्लीकेशन का एक लिमिटेशन होता है। तो क्या लिमिटेशन है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। आपको 2 आवर्स का बेकिंग देना है। इसके बाद ओवरऑल प्रोसेस को कंडक्ट कराने में भी आपको ऑलमोस्ट 24 आवर्स लग जाते हैं। इसके बाद इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए रहता है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सैंपल है, कोई क्रूशियल सैंपल है जिसमें डीएनए का अमाउंट काफ़ी कम है, तो उस तरह की टेक्निक को परफॉर्म करना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। बाद इसमें आपको रेडियो एक्टिव प्रोब को यूज़ करना रहता है जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है। रेडियो एक्टिव प्रोब है तो ऑफ कोर्स आपको रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में काम करना है। तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ को लेके काफ़ी क्रूशियल इश्यूज़ इश्यूज़ सामने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एज़ अ लिमिटेशन आप इस टेक्निक में देख सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंटेंट एंड अगर आपको चैनल काफ़ी पसंद आ रहा है तो आप इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।